एक पार्टनर नार्सिसिस्टिक है तो दूसरे पार्टनर पे इतनी चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं। दे ऑलवेज से कि अगर दूसरा प्रॉब्लम में आ रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, जबकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी का मेंटल पीस जो है वो तोड़ रहा हूँ। दूसरे को हक है कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी ले जिए और एंजॉय करे। ये कभी भी एक रिलेशन को साल हर साल मेंटेन नहीं कर पाते। बर्दाश्त करना इज़ नॉट कंपल्सरी, उस पर बर्दाश्त नहीं करना बल्कि मैनेज करना है। द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफिया मलिक है और आज हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नफ्सियाती सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। स्पेशली आज मैं टारगेट करूँगी हमारे टीनेजर्स को। टीनेजर्स से 30s की एज में ये वो क्रूशल टाइम पीरियड है जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, कि वो क्रूशल टाइम पीरियड है जब हमारी शादियां होती हैं और हमने एक नए रिश्ते की तरफ जाना होता है। अब इस रिश्ते में जाने से पहले बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं। क्या रीज़न है? स्पेशली मैं बात करूंगी कि हम लोगों के साथ जो दूसरा पार्टनर है उसकी नेचर कैसी हो। स्पेशली हम देखते हैं बहुत से लोग इगोइस्टिक होते हैं, नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मैं कहूँगी नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी के लोग हैं उनके साथ हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार मोहब्बत पर तो होती है, लेकिन उसमें अगर वक्त के साथ साथ ईगो आना शुरू हो जाए तो वो किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर देती है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मिस तहमीना यासिर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, बड़ा इम्पॉर्टेंट अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि हम लोग किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी शादी से पहले इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते कि अगले इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, और वो एक आप कह लेना फ्रेम हम लोग सेट कर देते हैं। अगर मैंने किसी लड़की या लड़के के साथ बातचीत करनी है तो मैंने अपने अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन करना है, एक एप्रिसिएशन अफेक्शन लास्ट में दिखानी है। लेकिन उसके पीछे जो हमारी पर्सनालिटी में ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आ जाती है उसको हम डिनाई कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नार्सिसिज्म है हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा पर्सनालिटी का ड्यूल रोल प्ले करते हैं कि हम कहीं पे ये शो करते ही नहीं है कि ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, नार्सिसिज्म जो है, ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जिन लोगों की होती है उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। ये पर्सनालिटी जो है ये विद टाइम डेवलप होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि नार्सिसिस्ट जो है वो पैदा ही नार्सिसिज्म के साथ हो। हाँ, उसकी फैमिली में जेनेटिक्स में ये ज़रूर हो सकता है कि वो लोग सेल्फ सेंटर्ड हों, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हो, एम्पथाइज उतना ना करते हों, लेकिन मोस्टली देखा ये गया है कि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने चाइल्डहुड में जो कुछ बिहेवियर्स उसके साथ रखे जाते हैं उनकी वजह से एक ख़ास तरह की उसकी आदत डेवलप हो जाती है, और उसकी वजह से वो फिर दूसरों के साथ नार्सिसिज्म के अंडर बिहेव करता है, उनके साथ डील करता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है उसकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, जो कि उसके बचपन में जो उसके साथ रवैये रखे गए उसकी वजह से होती है। लेकिन उस सेल्फ इस्टीम के लो होने के साथ वो दूसरों को डिग्रेड करके, उनको डीवैल्यू करके, उनके साथ एक ख़ास तरीके से बिहेव करके उनको प्रॉब्लम देता है। यानी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को हम इस तरह से इम्पोज करते हैं। बिल्कुल, अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए वह दूसरों की सेल्फ इस्टीम जो है उसको हर्ट करते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं, और वो काफ़ी हद तक ये बात समझ रहे होते हैं, लेकिन वो इसको वैल्यू नहीं दे पाते क्योंकि उनका फोकस होता है अपनी ज़ात के ऊपर। तो इसमें अगर हम जानें कि वो अपनी ज़ात पे क्यों फोकस करते हैं तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा मैम, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो एक रिलेशनशिप है या एक शादी से पहले का प्री मैरिटल, हम लोगों की बातचीत भी होती है, हम एक दूसरे की फैमिली को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्पाउस की आपस में बात आती है तो हमें समझ नहीं आता। जिस तरह से आपने कुछ साइंस और सिम्टम्स बताए हैं कि किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में ये साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अब वो लोग हमारे साथ प्ले कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का पर्सन है, वो मेरे साथ
इतना अच्छे तरीके से प्ले करेगा कि मुझे समझ नहीं आएगा, और उसमें हमेशा मैं अपने आप को खुद करूँगी कि मेरी ही गलती है और मैं ही सब कुछ गलत कर रही हूँ। बेशक अगला इंसान एक ऐसा सीन क्रिएट करे, हमें वो समझ नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, ये लोग जो होते हैं इनकी साइकी ये होती है कि ये अपने आप को बहुत अहम समझते हैं। दैट इज़ ग्रैंडियोस, यानी अपने आप को एक स्पेशल पर्सन के तौर पे लेते हैं, और उसके साथ वो चाहते हैं कि उनको इसी तरह का रवैया दूसरों की तरफ से मिले, जिससे उनके ग्रैंडियोस जो है वो बढ़े, यानी उनकी सेटिस्फेक्शन हो, वो अपने आप को अहम जाने, और उसके लिए वैलिडेशन जिसे हम कहते हैं ना, यानी दूसरों से वो वैलिडेशन लेना चाहते हैं। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है, इसकी वजह से वो दूसरों को सफ़र कराते हैं। जब वो कहते हैं कि मुझे एडमायरेशन चाहिए, मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो फिर वो दूसरे को अपने से लो लेवल पे रखते हुए उससे एक्सेप्टेंस चाहते हैं। बहुत से लोग एक्सेप्टेंस दे देते हैं, लेकिन मामला यहाँ पे नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता जाता है। एक्सेप्टेंस दी तो अब अगले स्टेप पर एक और बात पर एक्सेप्टेंस देनी पड़ जाएगी। तो ये जब एक्सेप्टेंस देते चले जाते हैं तो उसका ईगो बढ़ता जाता है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम जो लो थी उसको बढ़ाता जा रहा है, लेकिन आप सफ़र करना शुरू हो गए। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, जो कि हमें समझना है, वो ये कि दूसरे शख्स के साथ जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो प्री मैरिटल रिलेशन है या वो मैरिज के बाद का कपल का रिलेशन है, उसमें हमें ये बात समझनी है कि हम देखें कि दूसरा शख्स जो है वो आपको कितनी वैल्यू दे रहा है, नॉट इन द सेंस कि मैं दूसरे को वैल्यू दे रही हूँ, बल्कि आपको आपकी ज़ात को अहमियत देते हुए वैल्यू दे। दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, यानी आपकी जगह पर रखते हुए आपको वैल्यू दे, और वो अपने हवाले से क्या सोचता है। अगर हमें लगता है कि वो हर वक्त मैं और इसी तरह की बातें कर रहा है, दैट मीन्स कि वो शख्स जो है वो सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, और अगर वो आपकी ख्वाहिशात को वैल्यू नहीं देता, लेकिन आपके लिए जो वो खुद सोचता है उसको वैल्यू देता है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। यानी वो आपको कहता है कि जी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये मिले, और देखो मैं कितना अच्छा हूँ। तो ये बात रियलाइज करनी है कि मुझे क्या चाहिए, ये उस शख्स को अगर पता होगा तब ही वो इस साइन को समझ सकेगा, रेड फ्लैग जान जाएगा कि भाई ये तो मुझे केयर तो दे रहा है, लेकिन अपनी मर्जी की दे रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है जिसमें ग्रैंडियोस भी आ जाता है, और एम्पैथी का लो होना या लैक ऑफ एम्पैथी जो है ये आ जाती है, और पॉजिटिवनेस भी मुझे लगता है फिर ओवर हो जाती है इन लोगों में कि अगर मेरा राइट है तो जस्ट मेरा ही है, इसके मेरे अलावा कोई इससे बात नहीं कर सकता, या मतलब बहुत से स्पाउस में ये चीज़ हम देखते हैं। बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि मेरा है जो मुझे एनर्जी दे रहा है, जो शख्स मेरी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट कर रहा है, मेरे तारीफ़ कर रहा है, मुझे वैलिडेट कर रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है, वो किसी और की तरफ फोकस ना करे। इसी वजह से वो उनको आइसोलेट करना शुरू हो जाते हैं अपनी लव बॉम्बिंग के साथ, यानी कि मैं तो तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, तो तुम क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी अपने माँ बाप के घर। दिस इज़ द कंसेप्ट, यानी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, और भी बहुत सारे गैस लाइटिंग करते हैं, गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं, ये सारे बिहेवियर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके नज़र आते हैं। तो हमें इन साइंस और सिम्टम्स को हमेशा ज़हन में रखना है कि ये साइंस और सिम्टम्स जो हैं ये बताते हैं कि ये शख्स जो है बेशक शो तो यही करा रहा है कि मेरी केयर हो रही है, लेकिन असल में वो अपना मकसद हासिल करना चाह रहा है, और उसका मकसद है अपनी सेल्फ वैलिडेशन, अपने ग्रैंडियोस की सेटिस्फेक्शन, और अपने हवाले से एक कंट्रोल वाली सिचुएशन, कंट्रोल करना। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में उसके इर्द गिर्द के लोग भी सफ़र करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि अगर एक पार्टनर नार्सिसिस्टिक है तो दूसरे पार्टनर पे इतनी चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, जबकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी का मेंटल पीस जो है वो तोड़ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अब
हमने बताना है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का जो पर्सन है कि वो अपने आप को इनसाइट कैसे डेवलप करे। एक तो इनसाइट डेवलप करे, फिर उस पर काम भी करे, क्योंकि देखिए एक अगर रिश्ते में ज़्यादा देर तक ऐसे अवामिल रहें तो पार्टनर भी छोड़ना बेहतर समझता है कि मेरी मेंटल पीस इतना डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? देखिए, नार्सिसिस्ट जो होता है उसके लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, इसलिए कि मोस्टली नार्सिसिस्ट जो हैं वो अवेयरनेस नहीं रखते कि उनकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। दे ऑलवेज से कि अगर दूसरा प्रॉब्लम में आ रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको सबसे पहले ये अवेयरनेस देने की कि ये वाले जो आपके बिहेवियर्स हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है कि वो बाउंड्रीज ब्रीच करते हैं। बिल्कुल, यानी मेरा कोई काम है और वो मेरे काम में मुझे सजेशन देकर मुझसे ज़बरदस्ती वो काम करवाएगा कि नहीं ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए। सो बाउंड्रीज ब्रीच कर रहे हैं। दे शुड नो कि बाउंड्रीज जब मैं दूसरे की ब्रीच करता हूँ तो मैं उसको उसकी मर्जी की ज़िंदगी नहीं दे पा रहा, अगर मैं देना चाहता हूँ। और दूसरे को हक है कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी ले, जिए और एंजॉय करे। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है, उनको अवेयरनेस हो। फिर दूसरा ये आ जाता है कि अपने बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बचपन में जो ट्रेनिंग हुई उसकी बेसिस पर उनके ये बिहेवियर्स बने। तो आज अगर वो समझ जाते हैं कि ठीक है मेरे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, इन लोगों के रिलेशंस ख़राब हो रहे होते हैं ना, ये कभी भी एक रिलेशन को साल हर साल मेंटेन नहीं कर पाते, सिवाय उस वाइफ के रिलेशन के या उस हस्बैंड के रिलेशन के जो कि मजबूर हो जाते हैं जिंदगी गुजारने के। उनके अलावा रिलेशंस खत्म हो रहे होते हैं। तो उनको ये रियलाइज करना है कि ये जो मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, देयर इज अ रीज़न। मेरी पर्सनालिटी का ये वाला जो इशू है जिसमें कि मैं दूसरे को मैनिपुलेट करता हूँ, दूसरे को यूज़ करता हूँ अपने मकसद के लिए, इससे दूसरे को फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा फ़ायदा तभी मेरे लिए फ़ायदेमंद है जब मैं दूसरे के फ़ायदे को भी अहम जानूँ। ये जो कंसेप्ट होता है कि जी दूसरे को गिराकर आगे निकलना, इस कंसेप्ट के साथ इंसान हमेशा अकेला रह जाता है। तो इनका यही बिहेवियर होता है। दे शुड रियलाइज। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द में कहीं भी हमें किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ लोग नज़र आ रहे हैं तो हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं कहूँगी इसके जिस तरह से आपने बताया कि हमने इसको स्ट्रेटेजाइज किस तरह से करना है, किसी भी कपल के लिए कितना ज़रूरी है अपनी प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन लेना। क्योंकि मेरा ख्याल है म्यूचुअल काउंसलिंग सेशन लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। और स्पेशली जब बात करें कि पार्टनर के अंदर ईगोइस्टिक ज़्यादा हो रही है, नार्सिसिज्म हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उस वक्त पे स्पेशली इंडिविजुअल और एज अ कपल सेशन लेना कितना ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कपल सेशन ले, इसलिए कि कपल की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जो सफ़र कर रहा है, सपोज कि जो विक्टिम है उस सिचुएशन का, उसकी ही सिर्फ प्रॉब्लम है। जो सफ़र करा रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम है। वो शख्स भी सफ़र करता है। तो कपल काउंसलिंग जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये होता है कि सिर्फ वो शख्स जो कि सफ़र कर रहा है वो आता है, विक्टिम हमारे पास आता है, वो बताता है कि मेरे साथ ये होता है, ये होता है। तो उसको अपने आप को बेहतर बनाना है और नार्सिसिस्ट को उसकी जगह पर रखना है अगर वो रिलेशन को बेहतर रखने की कोशिश करना चाहता है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम एम्पैथ जो है या जो कि विक्टिम है, जो कि बर्दाश्त कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग करें कि बर्दाश्त करना इज़ नॉट कंपल्सरी। बर्दाश्त जब आप करते हैं और आप दूसरे को बाउंड्री क्रॉस करके आगे बढ़ते जाने का मौका देते हैं तो उसके नतीजे में आपकी बाउंड्री कम होती जाती है, रिस्ट्रिक्ट होती जाती है, आपके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। सो उस पर बर्दाश्त नहीं करना बल्कि मैनेज करना है। द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इज़ टू क्रिएट द प्रॉपर बाउंड्रीज, टू सेट द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना, बिकॉज बाउंड्रीज सेट जब आपने कर ली तो उसके बाद आपने उनको सिर्फ उस दूसरे शख्स से मनमाना है। और वो कैसे? हमेशा अपनी बाउंड्री पर कंप्रोमाइज़ ना करके। यानी जब आप बाउंड्री पर कंप्रोमाइज़ करते हैं तब दूसरा शख्स कहता है ओके इसने कंप्रोमाइज़ कर लिया, चलो अब मैं एक और चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करवाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू
सेट द बाउंड्रीज। सेकंड स्टेप होता है कि आप अपने जो मामलात हैं उनको अपने साथ और उनमें उनकी इंटरफेरेंस को कम से कम कर दें। ये जो एक कंसेप्ट होता है ना कपल्स का कि जी हम अब मुश्तरका ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मुश्तरका ज़िंदगी जो है ये दो एम्पैथ या दो केयरिंग एक दूसरे के लिए जो केयर करे उनके लिए तो अच्छी होती है। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो नार्सिसिस्ट है तो आप ये समझ लें कि ये मुश्तरका ज़िंदगी जो है इसमें जितना आप डिपेंडेंट होंगे उसके ऊपर उतना ही वो आपको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है, आपकी पावर्स को भी आपको लो फील करा सकता है और उसके साथ फिर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सो आपने उसके साथ डिस्टेंस इस लिहाज से मेंटेन रखना है कि ये मेरी टेरिटरी, ये उसकी टेरिटरी, और जो मुश्तरका है उसमें किसकी बात कब वैल्यू दी जाएगी, किसकी बात को, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है ऐसे एक कपल में बल्कि हर रिश्ते में एक कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़रूरी है जो हमारा लैक करता है। हमें प्रॉपरली अपनी लिमिट्स को सेट करने की ज़रूरत है। ओके, तुम रेड फ्लैग किसी भी सूरत में शो कर रहे हैं तो हमें उस पर थोड़ा सा साइड लाइन होना है। हमें डायरेक्ट जो है वो एग्रेसिव नहीं होना, हमें असर्टिवली उसको लेकर चलना है। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। तो आई वांट कि हम जो ये सेशन कर रहे हैं उसका पर्पस ही यही है कि हम आप तक ऐसी अवेयरनेस पहुंचा सके जो आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सके। लास्ट में चाहूँगी मिस्टर मीना हमें कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसे टिप भी दें कि हम लोग अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा सकें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब भी किसी रिलेशनशिप में जाना है सोच समझ के जाना है और उसको निभाना है तो ये सोच समझ के निभाना है कि वक्त के साथ सारे मामलात सही नहीं हो जाते। ये एक बहुत आम कंसेप्ट है जो कि वालिदैन भी देते हैं और बच्चे भी इसके ऊपर कई दफ़ा फोकस कर रहे होते हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, 2-4 साल गुजर जाएं, 1-2 बच्चे हो जाएं, सब मामला ठीक हो जाएगा। ये बात नहीं होती। जो शख्स अगर नार्सिसिस्ट है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये इश्यूज़ हैं या इसके अलावा और कई पर्सनालिटी इश्यूज़ होते हैं, वो हैं, तो उनके साथ आपने अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो आपने सोच समझ के कंप्रोमाइज़ करना है कि मैं क्या दे रही हूँ और क्या मुझे मिल रहा है, क्या मैं इसके साथ अगले 20-30 साल गुजार सकती हूँ। इसलिए कि जब हम उसको लटकाते हैं, हम टाइम देते जाते हैं, ओके फाइन कोई बात नहीं, आज तो अच्छा है, कल प्रॉब्लम हुई थी कोई बात नहीं, आज ठीक है, कल भी ठीक होगा, हम टाइम देते जाते हैं तो वो टाइम देना जो है वो हमें वो हम कहते हैं ना ट्रॉमा बॉन्डिंग में डाल देता है। तो हम आदी होते जाते हैं कि 4 दिन अच्छे गुजरे, 5वें दिन जो है वो प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद जो है वो हमने बड़ा परेशानी महसूस की, लेकिन फिर दोबारा लव बॉम्बिंग शुरू हो गई तो देन दैट इज फाइन। ये अगर पैटर्न आप समझ जाएं कि पहले वो आपको लव बॉम्बिंग करेंगे, फिर आपको डी वैल्यू करेंगे, फिर आपको डिस्कार्ड कर देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी आपको फिर वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उस जगह पे मौजूद भी हैं तो आपको वो बात नहीं करेंगे, वो किसी और के थ्रू आपसे बात करवा लेंगे, मन काम करवा लेंगे, लेकिन वो अपनी बात आपसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो जब देखते हैं कि इस शख्स की तो मुझे ज़रूरत है और अगर जो दूसरा शख्स है वो पीछे हट जाता है, वो कहता है कि बस ठीक है अब मैंने इस रिश्ते को ख़त्म करना है, तो वो दोबारा से लव बॉम्बिंग और दोबारा से मिलते करने पर भी आ सकता है। और ये हम अक्सर देखते हैं, अक्सर क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनके ये इश्यूज होते हैं कि वो 4 दफ़ा 6 दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम आई, फिर उसने मिन्नतें कर ली, फिर सब ठीक हो गया, तो अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब मेरे से जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। और इट हैज़ बिन अबाउट 10 years 20 years और उसके बाद ये सब हो रहा होता है। तो हमें रियलाइज़ करना है कि इतना अरसा अगर हमने गुजार दिया तो हम उसकी भी हैबिट हमने कंफर्म कर दी और उसको पक्का वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी उसकी बनने दी और अपनी भी हैबिट कंफर्म कर दी कि हम भी वो एक टिपिकल बर्दाश्त करने और हर चीज़ को, बल्कि उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उन लोगों में कि उन्हें लगता है कि शायद अब ऐसी ही ज़िंदगी गुजरनी है, अब कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं इंटरलिंक बल्कि पूछना भी चाहूँगी आपसे
कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का डायलेमा भी ये है कि अगर मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी शादी कर दो ये सही हो जाएगा, लड़की है इसकी शादी कर दो ये सही हो जाएगा। ये ज़रा लास्ट हमारे पेरेंट्स को भी आप कॉट कर दें कि हम अपने बच्चों का इलाज करने की बजाय कहते हैं हर मसले का हल शादी है, शादी हो जाएगी, बच्चे की पर्सनालिटी सही हो जाएगी, एंगर इश्यूज सही हो जाएंगे, कोई भी मसाइल हैं तो हमारे यहाँ एक ही सोल्यूशन है, वो है शादी। ऐसा क्यों है? देखें, ये एक टिपिकल कंसेप्ट है जो कि बहुत पुराना हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है कि एक ही मकसद ज़िंदगी में है कि आपने शादी करनी है और जनरेशन्स आगे चलानी है, और इसी के साथ रिलेट करके कोई भी इशू हो, ख़ास तौर पे शादियां पहले तो बहुत जल्दी एज में हो जाती थी, तो टीन एज में या यंग अडल्टहुड में कोई भी इशू हो तो ये इशू इसीलिए हो रहा है कि इसकी शादी नहीं की, बस शादी कर दो इसकी। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो शादी कर दो, जब बीवी आ जाएगी तो फिर ये बिगड़ेगा नहीं, फिर इसके मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। वालिदैन को ख़ास तौर पे इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जो शख्स बिगड़ रहा है या जिसके कोई मसाइल आ रहे हैं तो वो मसाइल उसकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से आ रहे हैं, तो उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको हल पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम ये है तो मुझे इसका हल करना है और ये इस तरीके से होगा, और उसके लिए फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल नॉलेज विद अस। और मेरा ख्याल है ये सेशन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। वही बात है, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया रिश्ता बनाते हैं जिसमें हमें रिश्ते में स्टार्ट करने से पहले अपनी और अगले स्पाउस की पर्सनालिटी को लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि इट अ लॉट ऑफ मैटर। क्योंकि हम जब एक पूरी ज़िंदगी एक इंसान के साथ गुजार रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को प्रॉप करने की ज़रूरत है। और वन मोर थिंग, जैसे आपने भी कहा कि अगर किसी को कोई मसला है उसका इलाज करवाया जाए, ना कि उसकी शादी करवाई जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मिस तहमीना आपके टाइम का और हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। मुझे तो बहुत सी हेल्प मिली और मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।